भारत की संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत, ये वो जगह है जहां 140 करोड़ लोगों की आवाज पहुंचनी चाहिए, जहां गवर्नमेंट से सवाल होने चाहिए, जहां ऑपोजिशन सरकार को कटघरे में खड़ा करे, जहां कानूनों की एक एक लाइन पर बहस हो और जहां देश के फ्यूचर के फैसले लिए जाएं। लेकिन सोचिए, अगर संसद बैठे, सांसद आए, स्टाफ आए, सुरक्षा व्यवस्था लगे, पूरा सिस्टम चले और कुछ ही मिनट के बाद ये आवाज आ जाए कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती, तो दोस्तों सवाल ये है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन? नहीं, इसकी कीमत हम और आप चुका रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या संसद को ठप कर देना लोकतांत्रिक विरोध है या लोकतंत्र को ही कमजोर करना है? आइए इसको फैक्ट से समझते हैं। वीडियो पूरी देखना और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करना। The nation's governance gone in 60 seconds. That's how long each sitting of the parliament session has lasted on Wednesday after another day of a complete washout. जी हां, सत्ता में बैठे एनडीए के सांसद संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने बैठे हैं। कांग्रेस के घोटाले पर राहुल और सोनिया की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद के समय लोगों को रंग फैलाकर के क्यों समय बर्बाद किया? कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। सबसे पहले एक वायरल आंकड़े को ठीक से समझते हैं। 2012 में तत्कालीन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा था कि संसद के सेशन के दौरान दोनों सदनों को चलाने की जो लागत आती है वो 2.5 लाख प्रति मिनट पड़ती है, यानी लगभग 1.5 करोड़ प्रति घंटा, और 6 घंटे के पार्लियामेंट्री वर्किंग डे के हिसाब से करीब 9 करोड़ प्रतिदिन। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, यह 2012 का एस्टिमेट है, आज का ऑडिटेड फिगर नहीं है। 2026 में भी मीडिया कैलकुलेशंस इसी पुराने बेंचमार्क का यूज करती है, क्योंकि कोई कंपेरेबल अपडेटेड ऑफिशियल पर मिनट फिगर आसानी से अवेलेबल नहीं है। इसलिए 9 करोड़ को एग्जैक्ट करंट बिल मत समझो। इसे इस तरह समझिए कि पार्लियामेंट्री टाइम की आर्थिक कीमत भी बहुत बड़ी है, लेकिन असली नुकसान सिर्फ पैसा नहीं है। जब क्वेश्चन आवर नहीं चलता तो मंत्री से सवाल नहीं होता, जब 0 आवर नहीं चलता तो सांसद अपने क्षेत्र की समस्या नहीं उठा पाता, जब कोई बिल पर्याप्त डिबेट के पास हो जाता है तो लेजिस्लेशन की स्क्रूटिनी कमजोर होती है। यानी नुकसान तीनों तरफ है, पैसे का भी, अकाउंटेबिलिटी का भी और डेमोक्रेसी का भी। अब 2026 के मॉनसून सेशन को ही देख लो। सेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक के लिए निर्धारित है। कुल 19 सिटिंग्स होनी है। शुरुआत के दिनों में ऑपोजिशन ने नीट पेपर लीक को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे और चर्चा की मांग को लेकर लगातार विरोध किया। पहले 3 दिन दोनों सदनों में कोई भी ठोस पार्लियामेंट्री बिजनेस नहीं हो सका और चौथे दिन भी डिसरप्शन जारी रहा। सरकार का कहना था कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन की शर्त थी कि पहले अकाउंटेबिलिटी तय हो, फिर डिस्कशन होगा। यही डेमोक्रेसी का क्लासिक डेडलॉक शुरू होता है। ऑपोजिशन कहता है कि सरकार जवाब नहीं दे रही है और गवर्नमेंट कहती है कि आप सदन चलने नहीं दे रहे हो, जवाब कैसे दें? और इस पॉलिटिकल पिंग पोंग में सबसे पीछे छूट जाता है पार्लियामेंट इटसेल्फ। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ 2026 की कहानी नहीं है। 2025 का मॉनसून सेशन देखिए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक लोकसभा अपने शेड्यूल टाइम का सिर्फ 29% चली और राज्यसभा सिर्फ 34%, यानी करीब 2/3 शेड्यूल टाइम डिसरप्शन में चला गया। क्वेश्चन आवर की हालत और खराब थी। लोकसभा का क्वेश्चन आवर सिर्फ 23% शेड्यूल टाइम चला, जबकि राज्यसभा में सिर्फ 6%। सोचिए, क्वेश्चन आवर वही मैकेनिज्म है जहां इलेक्टेड एमपी सरकार से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अगर ऑपोजिशन का काम सरकार से सवाल पूछना है तो क्वेश्चन आवर उसका सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री वेपन है। फिर सवाल यह आता है कि क्या उसी क्वेश्चन आवर को हंगामे में खत्म कर देना ऑपोजिशन की अपनी ताकत को कमजोर करना नहीं है क्या? बताइए। बोलो बोलो, टेल टेल। 2024 और 23 की तस्वीर भी बहुत अच्छी नहीं थी। विंटर सेशन 2024 में पीआरएस के मुताबिक लोकसभा सिर्फ 52% शेड्यूल टाइम चली और राज्यसभा सिर्फ 39%। 16 बिल पास होने के लिए प्लान थे, लेकिन नॉन फाइनेंस कैटेगरी में सिर्फ 1 बिल पार्लियामेंट से पास हुआ। 2023 का बजट सेशन और खराब रहा। लोकसभा ने शेड्यूल टाइम का सिर्फ 33% काम किया और राज्यसभा ने 24%। अब पॉलिटिकल मुद्दे जेन्युइन हो सकते हैं, अडानी हो, मणिपुर हो, इलेक्टोरल इश्यूज हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो या पेपर लीक हो। ऑपोजिशन को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, बल्कि सवाल पूछना उनकी ड्यूटी है। लेकिन डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है, फर्क समझना जरूरी है। गवर्नमेंट को अनकंफर्टेबल करना और पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल करना एक चीज नहीं होती दोस्त। हेलो, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन ऑपोजिशन क्या करता है? गवर्नमेंट को अनकंफर्टेबल नहीं करता, पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल कर देता है। क्यों भाई? और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से जो बता रहे थे ये लोग भाग गए। लेकिन अगर कोई ये कहानी यहीं रोक दे और कहे कि देखिए ऑपोजिशन ही संसद बर्बाद करता है, तो भैया ये आधी स्टोरी होगी। क्योंकि जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी उनका रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा। और यहां आता है भारतीय संसद के इतिहास का सबसे ड्रामेटिक एग्जांपल्स में से एक, विंटर सेशन 2010। देश में 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन कंट्रोवर्सी चरम पर थी। बीजेपी सहित ऑपोजिशन की मांग थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी बनाई जाए। यूपीए सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। नतीजा, लगभग पूरा विंटर सेशन वॉश आउट। 23 सिटिंग्स में पार्लियामेंट कोई भी ठोस काम नहीं कर पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदन कुल
कुल मिलाकर बेहद कम समय चले और उस दौर के एस्टिमेट्स के करीब 146 करोड़ के पब्लिक एक्सपेंडिचर का वेस्ट हो गया। भाई साहब, इतना पैसा बर्बाद हो गया। इसे इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे खराब पार्लियामेंट्री वॉशआउट्स में गिना गया है। ध्यान दीजिए, उस समय डिसरप्शन कौन कर रहा था? आज की रूलिंग पार्टी बीजेपी तब ऑपोजिशन में थी। इसलिए पार्लियामेंट्री डिसरप्शन पर मॉरल लेक्चर देने से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना इतिहास देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझना चाहिए। फिर आया 2012 और कोल ब्लॉक एलोकेशन कंट्रोवर्सी यानी कोलगेट। बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रेजिग्नेशन की मांग की। मॉनसून सेशन में 19 सिटिंग्स थी, लेकिन पार्लियामेंट सिर्फ लगभग 6 दिन इफेक्टिवली फंक्शन कर पाई। बाकी सेशन बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ की भेंट चढ़ गया। यानी पैटर्न नया नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी कहती थी पहले अकाउंटेबिलिटी। आज बीजेपी सत्ता में, कांग्रेस और अन्य ऑपोजिशन पार्टीज कई मौकों पर यही लॉजिक इस्तेमाल करती हैं। यानी चेहरे बदल गए, सीट्स बदल गई, ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस बदल गए, लेकिन डिसरप्शन का पॉलिटिकल टेम्पलेट लार्जली वही रहा दोस्तों। अब यहां एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी पॉइंट, हर डिसरप्शन को मीनिंगलेस नहीं कहा जा सकता। पार्लियामेंट कोई कॉर्पोरेट बोर्ड रूम तो है नहीं जहां हर सदस्य शांति से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सुनेगा। भाई, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट लेजिटिमेट है। कभी कभी सरकार डिबेट अलाउ नहीं करती, कभी ऑपोजिशन को लगता है कि सीरियस नेशनल इशू को एजेंडे में जगह ही नहीं दी जा रही है, कभी मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट की मांग होती है और कभी प्रोसीजरल मैकेनिज्म से ऑपोजिशन को पर्याप्त स्पेस नहीं मिलता। इतिहास में पार्लियामेंट्री प्रोटेस्ट ने गवर्नमेंट्स पर प्रेशर भी बनाया है। इसलिए यह कहना कि संसद में प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, यह गलत होगा। लेकिन प्रोटेस्ट और पैरालिसिस में फर्क है। आप वॉकआउट कर सकते हैं, आप एडजर्नमेंट मोशन की मांग कर सकते हैं, आप क्वेश्चन आवर में सरकार को घेर सकते हैं, आप डिबेट में डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स रख सकते हैं, आप पार्लियामेंट्री कमिटीज में स्क्रूटिनी कर सकते हैं, आप डिवीजन और वोटिंग की मांग कर सकते हैं, आप सरकार के जवाब को देश के सामने एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी केवल यह रह जाए कि सदन नहीं चलने देंगे, तो भैया सवाल उठना स्वाभाविक है और सवाल उठेगा। अब यहां रूलिंग पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरकार के पास मेजॉरिटी होती है, एजेंडा लार्जली सरकार तय करती है, मिनिस्टर्स के पास जवाब देने की इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हर डिसरप्शन का ब्लेम ऑपोजिशन पर डालकर सरकार को भी नहीं बचना चाहिए। अगर ऑपोजिशन किसी बड़े पब्लिक इशू पर स्ट्रक्चर्ड डिबेट की मांग कर रहा है तो सरकार को मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस देना चाहिए। डिबेट कराओ भाई, मिनिस्टर्स जवाब दें, ऑपोजिशन आरोप लगाए, गवर्नमेंट काउंटर करे, डॉक्यूमेंट्स टेबल पर हो और देश देखे। यही तो पार्लियामेंट है। क्योंकि अगर सरकार डिबेट से बचेगी तो ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करेगा, और अगर ऑपोजिशन डिबेट का मौका मिलने के बाद भी केवल डिसरप्शन करेगा तो फिर ऑपोजिशन को जवाब देना होगा। अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ तय होनी चाहिए दोस्तों। जब संसद चलती है तो क्या होता है, इसका शानदार उदाहरण भी हमारे सामने है। बजट सेशन 2025 में लोकसभा ने अपने शेड्यूल टाइम का 111% काम किया, मतलब निर्धारित समय से भी ज्यादा। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में करीब 14 घंटे चर्चा हुई। सदन आधी रात के बाद तक चला, तीखी बहस हुई, सरकार और ऑपोजिशन आमने सामने आए, मतभेद खत्म नहीं हुए, लेकिन पार्लियामेंट चलती रही। यही पॉइंट है। डेमोक्रेसी का मतलब अग्रीमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब है डिसएग्रीमेंट को डिबेट में बदलना, नॉइज में नहीं। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। अब वापस उस 9 करोड़ पर डे एस्टीमेट पर आते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक दिन बर्बाद हुआ, आप कहेंगे 9 करोड़ गए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान शायद 9 करोड़ भी नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उस दिन कितने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मुद्दे नहीं उठे, कितने बिल्स के क्लॉजेस डिस्कस नहीं हुए, कितनी गवर्नमेंट पॉलिसी स्क्रूटिनाइज नहीं हुई, कितने मिनिस्टर से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, जनता ने जिन एमपीज को चुनकर भेजा है उनकी सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म पर आवाज ही नहीं सुनाई दी। भारत की पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में एक विचित्र साइकिल बन चुका है। जब पार्टी ए सत्ता में होती है तो वो कहती है ऑपोजिशन सदन नहीं चलने दे रहा है, जब वही पार्टी ऑपोजिशन में आती है तो कहती है डिसरप्शन भी पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी है, और पार्टी बी भी सत्ता और ऑपोजिशन के हिसाब से अपना आर्गुमेंट बदल देती। लेकिन ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का सवाल नहीं होना चाहिए। असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या भारत को पार्लियामेंट्री डिसरप्शन के लिए नए रूल्स चाहिए? क्या लॉस्ट आवर्स कॉम्पेंसेट करने के लिए हाउस को एक्स्ट्रा बैठना चाहिए? अगर 2 घंटे डिसरप्शन हुआ तो क्या सदन 2 घंटे एक्स्ट्रा नहीं चल सकता? क्या एमपीज की अटेंडेंस के साथ उनकी एक्चुअल पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन का पब्लिक डैशबोर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या हर सेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि आपके एमपी ने कितने सवाल पूछे, कितने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया और कितने घंटे हाउस डिसरप्शन में गए? क्योंकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं, एमपीज की भी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। दोस्तों, ऑपोजिशन का काम सरकार की तारीफ करना नहीं, उसका काम है सरकार से सवाल पूछना, उसे अनकंफर्टेबल बनाना, उससे डॉक्यूमेंट्स मांगना, उसकी पॉलिसीज को चैलेंज करना और जरूरत पड़े तो प्रोटेस्ट भी करना। लेकिन सरकार को अकाउंटेबल बनाने का सबसे शक्तिशाली मंच पार्लियामेंट
पार्लियामेंट ही है, और अगर पार्लियामेंट ही नहीं चलेगा तो अकाउंटेबिलिटी कहां होगी? उसी तरह सरकार का काम केवल मेजॉरिटी के दम पर लेजिस्लेशन पास कराना नहीं है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपोजिशन को सुनना, डिबेट को अलाउ करना और कठिन से कठिन सवाल का जवाब देना। 2010 में बीजेपी ऑपोजिशन में थी और पार्लियामेंट लगभग वॉश आउट हुआ। आज कांग्रेस और दूसरी पार्टीज ऑपोजिशन में है और डिसरप्शन की वजह से राजनीति कई बार सेम चीज दिखती है और दिखाती है। इसीलिए मुद्दा पार्टी का नहीं है, मुद्दा पॉलिटिकल कल्चर का है। संसद सरकार की नहीं है, संसद ऑपोजिशन की भी नहीं है, संसद भारत के लोगों की है। और अगली बार जब टीवी पर आप ये सुने कि हंगामे के कारण सदन कल तक के लिए स्थगित है, तो ये मत सोचिए कि आज कौन जीता, गवर्नमेंट या ऑपोजिशन। एक सवाल और पूछिए कि आज भारत ने क्या खोया, क्योंकि डेमोक्रेसी में विरोध जरूरी है, बहस उससे भी जरूरी है। और शायद सबसे जरूरी बात, संसद में सबसे ज्यादा मजबूत ऑपोजिशन वो नहीं है जो बहुत ज्यादा शोर करे, बल्कि वो है जो सरकार को सबसे ज्यादा जवाब देने पर मजबूर करे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको सही लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाना। अमित दुबे, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उनके साथ जो हमने पॉडकास्ट किया है वो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है, जिसके कई हिस्से सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, जहां पर उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें रिवील करी हैं जो लेटेस्ट अभी ये प्रोटेस्ट हुआ था ना दिल्ली में, उससे जुड़ी हुई, कि आप पगला जाएंगे सुनकर। तो उसे भी जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।